देखिए, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये शाम यहाँ होने की नहीं थी। कम से कम मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, अपने साथी को याद करते हुए। आप लोगों ने बहुत संभव है काफ़ी कुछ आपको पता होगा मुकेश के बारे में, तो मैं उसे फिर से कुछ दोहराता हूँ कि बताऊँ कि जो जिस व्यक्ति को हमने खो दिया है, जिस साथी को, जिस सहकर्मी को हमने खोया है, वो आखिर कौन था और क्या कर रहा था। मुकेश का जन्म बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में हुआ था। बासागुड़ा अगर आपको पता हो तो एक समय वो नक्सलियों का बहुत बीहड़ इलाका हुआ करता था, और बासागुड़ा वो जगह है जहां 2012 की जून में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एनकाउंटर में 17 निर्दोष आदिवासी मारे गए थे, और वो ऐसी वहां उस जगह पैदा हुए थे। और जब उनका जन्म था वो नक्सलियों के आगमन के बस्तर में आगामी वर्ष थे जब मुकेश का वहाँ जन्म हुआ था। उसके कुछ समय बाद, जब मुकेश की उम्र बहुत कम थी, उनके पिता का वहाँ देहांत हो गया, और फिर उसके कुछ ही समय बाद, जो अपने अर्ली टीन्स में थे मुकेश का परिवार बहुत ही भीषण सलवा जुडम की हिंसा में घिर गया। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा जब जंगल की दुनिया में अपनी निगाह, अपनी दृष्टि को देखना शुरू कर रहा है, दुनिया आसपास की दुनिया को, वह सलवा जुडों की हिंसा से विस्थापित हो जाता है। तो मुकेश बहुत कम उम्र में सलवा जुडों के दौरान विस्थापित हुए, और वे अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक शरणार्थी कैंप में जाकर रहने लगे। ये मुकेश के आरंभिक दिन है। उनका जीवन लेकिन वहीं तक नहीं सिमटा। उसके बाद एक और विस्थापन हुआ, और मुकेश का परिवार एक दूसरे रेफ्यूजी कैंप में जाकर रहने लगा। ये मुकेश के, आप देखिए कि ये किस तरह से द मेकिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, शुरू के 17-18 साल वो कितनी गहरी त्रासदी में बीत रहे हैं। और ये वो समय है जहाँ इर्द गिर्द भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें मुकेश जैसे कई सारे परिवार पिस रहे हैं। इसी दौरान कुछ एक साल बाद, जब मुकेश की उम्र फिर से बहुत कम है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मुकेश की माँ का भी देहांत हो जाता है कैंसर से। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कितना मुश्किल रहा होगा किसी करियर जैसी चीज़ के बारे में सोच पाना। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर ही जज्बा था कि उन्हें लगा कि अगर मैं शायद कुछ कर सकता हूँ तो यहाँ की कहानियाँ, यहाँ की खबरें, इस जंगल के बारे में दुनिया को बता सकता हूँ। वहाँ से मुकेश के भीतर वो पैशन शुरू होता है। करीब 10 बरस मुकेश ने फ्रीलांस जर्नलिज्म की। रायपुर और दिल्ली के कुछ अखबारों, कुछ चैनल के लिए वो चिटपुट लिखा करते थे, जहां अक्सर उनके साथ होता था, जो आप सभी लोगों को पता है, उनकी बाईलाइन अक्सर लोग चुरा लिया करते थे। ये इतनी त्रासदी है छोटी जगहों के रिपोर्टर्स के लिए कि उनका काम होता है, इनपुट्स उनके होते हैं, वीडियोस उनके होते हैं, और उस वीडियो को, उस इनपुट को बड़े शहरों के राजधानी के पत्रकार उसको ट्वीट करके अब उसका अपना नाम कमा लेते हैं। आप जानते हैं कि वो वीडियो वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं गुड फेथ के साथ, लेकिन उस वीडियो को यहाँ बैठा कोई इन्फ्लुएंसर अपने हैंडल से शेयर करता है, वो अचानक से भयंकर रूप से वायरल हो जाता है, और हमें नहीं मालूम पड़ पाता कि आखिर वो वीडियो आया कहाँ से था। वो वीडियो, वो जानकारी, वो सूचना मुकेश जैसे पत्रकार लाया करते थे। 10 बरस तक इस त्रासदी को झेलने के बाद, कि जब वो लगातार देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, तब मुकेश को लगा कि अब मुझे अपना YouTube चैनल शुरू कर लेना चाहिए। और ऐसे में मुकेश ने अपना YouTube चैनल शुरू किया, जिसे आप देख सकते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, जिसका नाम है बस्तर जंक्शन। वो समय था जब बस्तर में, थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 2021-22 के आसपास बस्तर के कई सारे स्थानीय पत्रकारों को लगा कि YouTube ने उन्हें वह माध्यम दे दिया है जिसके जरिए वे रायपुर और दिल्ली के आकाओं को एकदम बाईपास करके अपने दर्शक के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। यहाँ से मुकेश की पत्रकारिता की एक सेकंड जर्नी, या कहें तो एक सेकंड इनिंग शुरू होती है, जहाँ से वे कहीं अधिक चर्चित हो जाते हैं। उनका चेहरा हम में से कई लोग जानने पहचानने लगते हैं। ये उनका ये दूसरी इनिंग है। इस दूसरी इनिंग में उनके साथ लेकिन कई सारी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि जितने वो चर्चित होते जाते हैं उतना ही उन पर स्थानीय पुलिस प्रशासन इत्यादि का दबाव आ जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 2024 अगस्त में, यानी पिछले साल, मैंने मुकेश और एक और पत्रकार है बस्तर की, जिनका नाम है राजा राठौर, उनसे मैंने अपने यहाँ दवायर हिंदी में मैंने खबर कमीशन करवाई थी। वो खबर उन्होंने करी। खबर थी कि
बस्तर के 4 पत्रकारों को पुलिस ने जेल में डाल दिया था ड्रग्स के आरोप में, और उन लोगों ने, दोनों पत्रकारों ने, मुकेश और राजा ने एस्टैब्लिश किया था कि किस तरह से पूरा एविडेंस, ये पूरा का पूरा प्लांट किया गया है, पुलिस ने फंसाया गया है। तो जब हमने खबर करी, अगले दिन मुकेश का डरते हुए मेरे पास फोन आता है कि दादा कुछ होगा तो नहीं ना। मैं क्या हुआ? उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी ने, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें मैसेज भेजा है, जिसकी टोन स्वाभाविक रूप से डिसअप्रूविंग टोन थी। मुकेश ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा जो आज भी मेरे पास है। तो ये दैनिक स्तर पर वो व्यक्ति ऐसी धमकियां झेल रहा था। तो जो पिछले हफ्ते हुआ है उनके साथ, ये सिर्फ उस धमकियों का, उन परिस्थितियों का परिणाम था जो मुकेश या कई अन्य साथी वहां झेलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग संपर्क में हैं बस्तर के साथियों से। मैं आपको बता सकता हूं, आज की तारीख में बस्तर का पत्रकार बहुत ही निरीह और निहत्था महसूस कर रहा है, डिफेंसलेस एंड वल्नरेबल। उसको लगता है कि उसे कहीं भी उठा लिया जा सकता है। यहाँ मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा, कुछ एक साथी ऐसे भी हैं जो कि बस्तर के स्थानीय पत्रकारों पर, एक उनकी इंटेग्रिटी पर कुछ डाउट्स कर रहे हैं। किसी ने मुझसे एक दिन, अभी मुझसे कल ही कहा किसी ने कि आखिर वो ठेकेदार के घर गए क्यों थे। तो आपको पता होगा कि ठेकेदार के घर में उनकी बॉडी पाई गई। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि पत्रकारों का दामन उतना उजला नहीं था जितना कि हम कुछ लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन छोटी जगहों पर यू कैन नॉट हैव दोज स्टैंडर्ड दैट यू हैव इन दिल्ली। वहाँ जर्नलिज्म बहुत डिफिकल्ट है। आपको इतनी चाकू की नोक पर, तलवार की धार पर चलकर आपको पत्रकारिता करनी पड़ती है। तो अगर आप उन मानदंडों से अगर आप देखेंगे जिनसे हम और आप एक दूसरे को दिल्ली में रहकर, दिल्ली के सुविधाजनक माहौल में रहकर मुकेश को देख रहे हैं, एक दूसरे को परखते हैं, तो बस्तर में वो मानदंड लागू नहीं होंगे। बस्तर का जीवन एकदम भिन्न है, और इसीलिए मुकेश की जो मौत है वो दरअसल शहादत है। मुकेश की मृत्यु के बाद कुछ बस्तर के साथियों ने लिखा था कि बस्तर इज नाउ, जो जिस जगह पाई गई है जहां उसकी बॉडी, दैट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ जर्नलिज्म इन बस्तर। वो बस्तर में पत्रकारिता की कब्र है। अब ये हम सबके ऊपर हमारा दायित्व है जो यहाँ कहीं सुरक्षित माहौल में बैठे हुए हैं। अगर हमें बस्तर चाहिए, अगर हमें 40,000 किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए जो कि केरल से भी बड़ा है, अगर हमें उस जगह जो हो रहा है, वहाँ जो सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ लोहे के लिए, आयरन ओर के लिए जो लूट चल रही है, अगर हमारे भीतर राजनीतिक चेतना है कि हम उन खबरों को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें तुरंत उन जगहों पर रिपोर्टिंग करनी शुरू होगी। मैं आखिरी बात कहकर खत्म करता हूँ। बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, देश के कुछ बहुत अच्छे युवा पत्रकार अंग्रेजी अखबारों ने भेजे हुए थे। रायपुर में रहकर वो नियमित रूप से इस पूरे एरिया को कवर किया करते थे। पिछले 4-5, 6-7-8 साल से एकदम सन्नाटा छा गया है। हमारे पास बस्तर की कोई ऑथेंटिक रिपोर्टिंग नहीं है आज की तारीख में। हमारे पास एकमात्र जो इनपुट्स मिलते हैं वो बस्तर के कुछ, यही मुकेश जैसे लोगों के मिलते हैं। हमारा कोई अपना व्यक्ति, दिल्ली का रहता हुआ व्यक्ति, उन्होंने बस्तर, दे हैव अबैंडन्ड बस्तर कंप्लीटली। जब तक हम बस्तर को रिक्लेम नहीं करेंगे, बस्तर और बहुत सारी जगहों को, जब तक हम अपनी रिपोर्टिंग प्रेजेंस वहां एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, मुकेश जैसी घटनाएं होती रहेंगी। जब तक हम उन लोगों पर पूरा भार डाल देंगे, समस्या ये है कि हमने मुकेश पर, राजा पर, रानू तिवारी पर, गणेश पर हमने पूरा भार डाल दिया है। पूरे उस इलाके की, केरल से बड़े जगह की, भूगोल की पूरी जर्नलिज्म सिर्फ 5 या 6 लोग मिलकर कर रहे हैं, जबकि वो देश के तमाम बर्निंग इश्यूज को लेकर वो बस्तर जी रहा है। ये जिम्मेदारी हमारी है। थैंक यू।